चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो जो हमने अभी तक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है? और सिंधु घाटी सभ्यता जो है उससे पहले हमने पढ़ा था जो स्टोन एज आया था, ठीक है? और स्टोन एज के बाद जो है चालकोलिथिक यानी कि ताम्रपाषाण काल आता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है? और इसको जब हिस्ट्री में कैटेगराइज़ किया था तो हमने प्री हिस्ट्री पढ़ा था सबसे पहले, जिसमें प्री हिस्ट्री में मेनली हमने डिवीज़न किया था जो इसमें स्टोन एज आता है, चालकोलिथिक एज आता है। फिर प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है? प्रोटो में जो है 2 चीज़ें आती हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक पीरियड, ठीक है? वैदिक पीरियड के इसमें दोनों पार्ट आएँगे, ये जो है वैदिक पीरियड का भी और लेटर वैदिक पीरियड का भी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा जो है समझ के चलना है कि जो है देखो वैदिक पीरियड क्या था? वैदिक पीरियड में जो है अब इसमें ज देखो लिपि अक्षर का उनको थोड़ा-सा ज्ञान था, परंतु जो है ये बोल सकते हैं कि उनकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है, ठीक है? उनकी लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं प्रॉपर, ये तो वेद हुए हैं, ट्रांसफ़र हुए आगे से आगे, वो मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से जो है वैदिक जो लिटरेचर है ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है? तो देखो सबसे पहले जो वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई वो हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात हुई, ठीक है? जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, जो है हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन एक जो है अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरी सभ्यता थी। उसके बाद जो है ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत होती है, ठीक है? गाँव में एक सभ्यता की शुरुआत होती है, उसको नाम दिया गया वैदिक संस्कृति या वैदिक कल्चर, ठीक है? अब देखो वैदिक कल्चर जो है ये कैसे इसकी शुरुआत हुई? वैदिक यानी कि वेद, ठीक है? अब वेद का मतलब है वेद को लिखेगा कौन? वेद को लिखेगा आर्य, यानी कि आर्य आएँगे भारत में, फिर वो वेदों को लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है? अब देखो अब बा आर्य जो है भारत में आए, इससे संबंधित भी अलग-अलग मत पूछे जाते हैं कि जो है किस व्यक्ति ने कौन-सा मत दिया है आर्यों के आगमन से पहले, ठीक है? तो यही है, आप इस चीज़ को नोट करो कि जो सबसे पहले जो है, जो वेद जो है यानी कि वैदिक संस्कृति की शुरुआत किससे हुई? वैदिक संस्कृति की शुरुआत जो है आर्य से हुई, जब आर्य भारत आए थे, ठीक है? आर्य जब भारत आए थे, तो तब जो है वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई, ठीक है? और आर्य का मतलब क्या होता है कि श्रेष्ठ, ठीक है? आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। और जो है इसके बारे में आप जो है अब देखो ये जब इंडिया आते हैं तब ये जो है शुरुआत करते हैं, ठीक है? इंडिया में आके। फिर जो है देखो इसके बारे में अलग-अलग मत है, ये भी हमने पढ़ना है, ठीक है? इसके बारे में अलग-अलग मत है कि आर्य कहाँ से आए थे, ठीक है? पर अभी आपने जनरली समझना है कि ये जो है इसमें क्या-क्या चीज़ें आती है। तो इसमें जो आर्य है ना, आर्य मेनली आप जो है इसको 2 पीरियड में डिवाइड करते हैं, ठीक है? मेनली 2 पीरियड में जो है डिवाइड करते हैं, वैदिक पीरियड और जो है उत्तर वैदिक काल। ध्यान है आपने कि जो वैदिक पीरियड है ना, वैदिक पीरियड में खाली ऋग्वेद लिखा गया है, ओनली ऋग्वेद, ठीक है? उत्तर वैदिक काल में जो चीज़ें लिखी गई, अन्य 3 वेद, ठीक है? 3 वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है? और इसके साथ अरण्यक और उपनिषद, ईटीसी। ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको कि वैदिक पीरियड में सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया है, ठीक है? और उसके बाद जो लेटर वैदिक पीरियड आता है, उसके बाद ये चीज़ें शुरू हो जाती है, ठीक है? तो आपको इतना पता होना चाहिए ऋग्वेद का संबंध किससे है? आर्यों से है, ठीक है? ऋग्वेद का जो संबंध है किससे है? आर्यों से है, ठीक है? अब आप जो है आर्यों के बारे में पता होना चाहिए कि आर्य कहाँ से आए थे, ठीक है? इससे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि आर्य कहाँ से आए थे, ठीक है? ये इसके बारे में मत है, ठीक है? आर्यों के मूल निवास स्थान, ठीक है? ये पता होना चाहिए आपको कि आर्य कहाँ से आए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला? बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि आर्य जो है कहाँ से आए थे? आर्य जो है आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये क्वेश्चन ये आता है, ठीक है? फिर विलियम जोन्स क्या बोलते हैं? विलियम जोन्स ने क्या तर्क दिया है कि आर्य यूरोप से आए थे, ठीक है? फिर जो है मैक्स मुलर, ये ज्यादातर इस मत को माना गया है कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है? आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है? उसी के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती का मत क्या रहता है कि आर्य कहाँ से आए? तिब्बत से आए हैं, ठीक है? इसी के साथ जो है अन्य मत आप जो है देख लेना। फिर गॉर्डन चाइल्ड क्या बोलते हैं कि दक्षिणी रूस से आए थे,
ठीक है। एसी दास, अविनाश चंद्र दास जो है, अविनाश चंद्र जो है क्या बोलते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है। सप्त सैंधव जो है, सप्त सैंधव सिंधु और उसकी 7 नदियां, ठीक है। सिंधु और उसकी 7 नदियां, इसको क्या क्षेत्र बोला गया, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मवर्त इसको बोला गया है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मवर्त का अर्थ क्या है। ब्रह्मवर्त का अर्थ है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव में कौन कौन सी रिवर आएगी वो आपने नोट करना है। जैसे सिंधु है, ठीक है, सिंधु है, रावी है, ब्यास है, रावी है, ब्यास है, ठीक है। झेलम है, चिनाब है, झेलम है, चिनाब है, ठीक है। सतलुज और सरस्वती, सतलुज और सरस्वती, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रिवर, ठीक है। तो जो सप्त सैंधव प्रदेश बोला गया है ना, ये सप्त सैंधव प्रदेश, ये डॉक्टर अविनाश चंद्र ने ये मत दिया है कि सप्त सैंधव प्रदेश से आर्य आए थे इंडिया में, ठीक है। संपूर्णानंद क्या बोलते हैं कि ये जो है आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के निकट से आए थे, ठीक है। और गंगा नाथ झा क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला है कि आर्य कहां से आए हैं, ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्म ऋषि को बोला गया है। गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उसको जो है ब्रह्म ऋषि देश कहा गया है, ठीक है, गंगा यमुना का। फिर जो है इसमें अन्य मत भी है, तो इसमें मेनली जो है ये जो है पेंका और हेंट का मत भी आता है कि जर्मनी से आए थे, ठीक है। फिर इसमें अधिकांश जो है मैक्स मुलर की मत से सहमत है कि जो मैक्स मुलर ने सिद्धांत दिया मध्य एशिया का, तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया एंट्रांस में भी आएगा तो आप मध्य एशिया जो है टिक करेंगे। परंतु अकॉर्डिंग टू ये जो स्कॉलर्स दिए हैं, विद्वान दिए हैं, उन्होंने क्या क्या मत दिए हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या कहा है इसके बारे में, ठीक है। अब जब आर्य भारत आए तो उन्होंने लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया और यहां से देख सकते हैं आप कि आर्य भारत आए हैं। तो देखो जो वैदिक परंपरा है ना, वैदिक परंपरा ये जो है 2 आधारों पर जो है चलती है, ठीक है। जो वैदिक परंपरा है ये 2 आधारों पर चलती है। कैसे चलती है, एक का नाम जो है, एक को बोलते हैं श्रुति ग्रंथ और दूसरे होते हैं स्मृति ग्रंथ, ठीक है। आप नोट करेंगे। श्रुति ग्रंथ इंपॉर्टेंट है और दूसरे है स्मृति ग्रंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रुति ग्रंथ। श्रुति का मतलब है हियरिंग, ठीक है। स्मृति का मतलब है किसी को रिमेंबर करना, या जैसे रिमेंबर किसी को, जैसे हम जो है जैसे रट्टा भी मारते हैं ना कोई भी चीज में, तो वो रिमेंबर हो गया। अब देखो लिटरेचर पूछे जाते हैं श्रुति ग्रंथ में कौन कौन से लिटरेचर आते हैं, तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। ये हम इसको सिर्फ लिटरेचर के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं, वहां से नहीं डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। लेटर वैदिक और वैदिक पीरियड में हमने वो अलग से उसको डिवाइड किया था, ये श्रुति और स्मृति ग्रंथ के आधार पर, ठीक है। श्रुति का मतलब क्या होता है, किसी को सुन के, ठीक है। एक पीढ़ी है, ये अगले पीढ़ी को जो है सुना के ट्रांसफर करेगी, फिर अगली पीढ़ी आएगी उसको ट्रांसफर करेगी, अगली पीढ़ी आएगी उसको ट्रांसफर करेगी, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है सारे, देखो उपनिषद भी ऐसे ही है। उपनिषद का मतलब है गुरु, उपनिषद, उप का मतलब क्या है, नजदीक, निषद का मतलब है बैठना, तो गुरु और शिष्य आपस में नजदीक बैठ रहे हैं, ये ज्ञान प्राप्त करता है और आगे इस तरह से आगे आगे ये बताता है किस परंपरा से, श्रुति परंपरा से, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड है, इसमें लिखा नहीं गया ये वेद, ये जो है श्रुति परंपरा पर आधारित है। आगे से आगे जो है मतलब क्या कह सकते हैं कि ये जो है सुना हुआ है, फिर आगे आगे ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। अब देखो इस तरह से सारे अरण्यक भी है, उपनिषद भी है। स्मृति ग्रंथ में क्या क्या आते हैं, इसके अलावा सारे स्मृति ग्रंथ में आते हैं। जैसे आप वेदांग पढ़ते हैं, वेदांग, ठीक है, वेदांग 6 वेदांग आप पढ़ेंगे, ठीक है। स्मृति पढ़ेंगे आप, रामायण महाभारत पढ़ेंगे, ठीक है। स्मृति जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, ये आप पढ़ेंगे, ये इसमें आता है, ठीक है। रामायण महाभारत, रामायण महाभारत, ये सारी चीजें जो है पुराण, ठीक है, पुराण ईटीसी करके लिखो, यानी कि इसको रखते हम जो है स्मृति ग्रंथ में, यानी कि इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है जैसे किसी ने कोई वेद पढ़ा उसको अपने दिमाग में याद रखा, फिर अगले पीढ़ी ने पढ़ा उसको याद रखा, परंतु ये कैसे है, श्रुति ग्रंथ ये ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ठीक है, जीन टू जीन,
ठीक है, जीन टू जीन ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, वेद के बारे में, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है, जितना मैंने आपको बताया, ठीक है, वेद के बारे में पढ़ रहे हैं। और वेद में भी हम जो है, वेद में मैंने बताया कि लास्ट के 3 वेद है वो लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं, परंतु वैदिक पीरियड में कौन सा आता है, ऋग्वेद। अब ऋग्वेद आ रहा है, इसमें ऋग्वेद का मतलब है श्रुति परंपरा पर आधारित है, यानी कि जो है ये जो है क्या होगा, इसको लिखा नहीं गया है, इसको सुना गया है, ठीक है, इसको सुना गया है, ठीक है, सुन के जो है आगे से आगे ट्रांसफर किया गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ बीच बीच में एक ऋषि बैठे हैं, ये ऋषि जो है, देखो इस ऋषि को कहाँ से प्राप्ति हुई इस ज्ञान की, ठीक है। देखो जो ऋग्वेद का मतलब होता है वो होता है ऋग्वेद, ऋत का मतलब है, ऋत और वेद से बना है 2 शब्द, ठीक है, ऋग्वेद का मतलब है 2 शब्द से बना है, ऋग्वेद जो 2 शब्दों से बना है, ऋत और वेद। ऋत का मतलब क्या होता है, नैतिक नियम, नैतिक नियम यानी कि जो मॉरल लॉ होते हैं ना, नैतिक नियम। और वेद का मतलब क्या होता है, जानना, किसी चीज को जानना, ठीक है। अब देखो इन ऋषियों को जो है, अब कहा जाता है कि इन ऋषियों ने जो है क्या की, तपस्या की, ठीक है, तपस्या की इन ऋषियों ने, और इन्होंने जो है ये कहां से प्राप्त किया, ये ईश्वर से प्राप्त किया है, ठीक है, तप किया इन्होंने, तप के माध्यम से इन ऋषियों ने जो है ईश्वर से प्राप्त किया है। और इसलिए वेदों को क्या बोला गया है, अपरुषीय, अपरुषीय। अपरुषीय का मतलब है कि इसको पुरुष द्वारा इसकी रचना नहीं की गई है, पुरुष द्वारा नहीं की गई इसकी रचना, इसकी रचना जो है ईश्वर ने की है, क्योंकि ईश्वर ने ट्रांसफर किया किसको, इस ऋषि को, क्योंकि इस ऋषि ने तपस्या की। अब ये ऋषि क्या है कि ट्रांसफर कर रहा है, देखो इसके साथ जो इसके अनुयायी या फॉलोअर बैठे हैं, ये आगे से आगे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये वैदिक संस्कृति जो शुरुआत होती है, यहाँ मैंने पहले ही बताया है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य ये शुरू होती है, ठीक है। अभी ईसा पूर्व में चल रही है चीजें, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य ये शुरू होती है। वैदिक कल्चर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो है वेद, जो ऋग्वेद की जो है रचना की गई, ठीक है, ऋग्वेद की जो है यहाँ पे रचना की गई, ठीक है। और ये जो है देखो कहाँ से ये जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं, आगे से आगे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है वेद जो है वास्तव में जो लिखे गए ना, वो लेटर वैदिक इसमें लिखे गए, अभी तो ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि मेनली जो है इसमें क्या है कि जो है जो मैक्स मुलर का सिद्धांत है वो माना गया है कि वेद जो है, ये जो आर्य है, आर्यों के आगमन से जो है वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई भारत में, ठीक है। और जो ये आर्य आए थे ना, ये मध्य एशिया से आए थे, ये मत जो है मैक्स मुलर ने दिया है, ठीक है। जर्मन का विद्वान था मैक्स मुलर, कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आता कि कहाँ का था, तो जर्मनी का था ये, ठीक है। अब जो वैदिक पीरियड है वो 2 इसमें डिवाइड होता है, एक वैदिक पीरियड, ठीक है, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, इसके जो है इसके बाद होगा जो, वो फिर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य जो है ये होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जो मेनली जो लिखा जाएगा ना, मेनली इसमें लिखा जाएगा ऋग्वेद, तो थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसमें जो है इस कल्चर की करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, और करेक्टरिस्टिक्स से ही क्वेश्चन इसमें आएंगे, करेक्टरिस्टिक्स से भी आएंगे और वेद से भी क्वेश्चन आएंगे इसमें। जब हम वेद पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है हम हिस्टोरिकल जो है वो पढ़ रहे हैं, आपका जो हम हिस्ट्री के सोर्सेज पढ़ रहे हैं ना, वो जो है इसमें ही आता है, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि ये देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, देखो इसको देखो, ये पहला ही मतलब यूजीसी नेट का जो है सिलेबस है, प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। तो प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ हमने पढ़ना है, ठीक है। अब ब्राह्मण ग्रंथ में अगर आपको पता आइडिया चल रहा होगा अभी, तो ब्राह्मण ग्रंथ में जो है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, यहाँ से ये लाइन नीचे दी हुई है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ में 4 वेद है, ठीक है, ये 4 वेद है, 4 वेद में हमने ऋग्वेद पढ़ना है इसमें, फिर अन्य 3 वेद ये किसमें पढ़ेंगे, लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। फिर लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे, 7 ब्राह्मण ग्रंथ भी किसमें पढ़ेंगे, लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे, अरण्यक भी लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे, उपनिषद भी लेटर वैदिक में, ठीक है। 6 वेदांग भी किसमें पढ़ेंगे, लेटर वैदिक में, और 4 उपवेद भी लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में फिर 6 षट दर्शन, ठीक है, फिलोसफी जिसको कहा जाता है, फिर महाकाव्य, रामायण और महाभारत, ये भी हम लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ते हैं। पुराण भी लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ते हैं, 18 पुराण, 6 स्मृतियां भी जो है लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ रहे हैं। अब देखो ये वेद जो है ये लिटरेचर एक तरीके से, ठीक है, कि भारतीय इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत है। तो देखो ये स्रोत जो लिखे गए ना, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि जो स्रोत लिखे गए है ना, ये वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए, ठीक है। अब देखो वैदिक पीरियड के बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में,
जो वैदिक लोग होते थे उनके बारे में जो वर्णन मिलता है ऋग्वेद से मिलेगा। ठीक है, लेटर वैदिक यानी कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो है, उत्तर वैदिक काल के लोगों का जीवन कैसे था, इससे संबंधित जो है इन जो अन्य मैंने आपको लेटर वैदिक जो उसके मैंने आपको लिटरेचर बताया है, वहां से आपको उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसी तरीके जैसे वैदिक ये जो है ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ थे, इसी प्रकार से पूरा जो है इसी में आता है। जैसे अब फिर हम जो है ये भी जो है इतिहास को जानने के स्रोत है, बौद्ध और जैन। ठीक है, एक बार ही समझा रहा हूं मैं आपको, ये भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत है बौद्ध और जैन। तो देखो जब आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ये। तो आप देखो पीरियड कौन सा शुरू हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, और देखो उसमें जो ग्रंथ लिखे गए वो भी भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है ये तो धार्मिक ग्रंथ है। फिर लौकिक होते हैं, लौकिक का मतलब है जिसमें जो धर्म से हटके होते हैं। ठीक है, ये तो धर्म से, ये तो जैसे बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से हटके थे। तो ये देखो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप पढ़ते हैं, कर्ण की राजतनिगणी पढ़ते हैं, पाणिनि की अष्टाध्यायी आप पढ़ते हैं, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आप किसमें पढ़ते हैं, लौकिक में। लौकिक का मतलब है कि जो धर्म से संबंधित ना हो। ठीक है, ठीक है, धर्म से संबंधित ना हो, इनका विषय क्या रहता है, जो ब्राह्मण ग्रंथ का है या ब्राह्मणतर जो ये साहित्य का है, इनका विषय क्या रहेगा, धर्म पे बेस होगी, ये धर्म पे बेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इसके पीरियड में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से जो है इतिहास जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत संगम साहित्य, जब हम संगम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो है ये साहित्यिक स्रोत जो है सारे हैं। फिर इसमें जो है आप जो है जैसे पुरातात्विक स्रोत पढ़ते हैं, तो पुरातात्विक स्रोत भी जो है ये किसी ना किसी टाइम पीरियड में जो है कहीं ना कहीं लिखे गए। ठीक है, अभिलेख लिखे गए, किसी राजा के दौरान लिखे गए। ठीक है, मूर्तियां, ठीक है, या चित्रकला जो है कहीं ना कहीं किसी राजा के समय जो है हुई, सिक्के किसी राजा ने जारी किए, मुहर किसी राजा ने जारी की। ठीक है, और स्मारक किसी ने जो है, या कोई भी जो से हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनाए तो वो भी किसी किसी ना किसी राजा ने बनाई। ठीक है, तो पूरा कंसाइज करके बोल सकते हैं कि जो भी एक पीरियड है उसमें जो लिटरेचर लिखा गया, उसमें जो आर्कियोलॉजी है ना, वो आर्कियोलॉजी है, जैसे अभिलेख है, उसमें सारी चीजें जो है इसमें कवर होती है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत। और इसमें सारी चीजें जैसे किसी राजा के दरबार में कोई मतलब कि कोई जैसे फॉरनर आया, ठीक है, दरबारी आया, वो चीन से आया, चाहे अरब से आया, ठीक है, चाहे यूनान से आया, वो भी प्रॉपर जो है ये किसके बारे में जानकारी देते हैं, भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक चीज जो है क्यों इंपॉर्टेंस है हर चीज का प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो अब देखो जब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में प्रॉपर इसमें जो है जानकारी दी होगी कि ये चीज होती है, वहां ये होता था, ऐसे होता था। तो अब देखो ये प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हुए कि नहीं हुए, ये बिल्कुल जो है इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत हुए। ठीक है, फिर अब जो है प्रॉपर आप जो है आप नोट करेंगे ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है ओनली और ओनली जो लिखा गया, ऋग्वेद लिखा गया ऋग्वेदिक वैदिक पीरियड में। ठीक है, ठीक है, अभी हम वैदिक पीरियड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसमें मेनली है ऋग्वेद। ठीक है, और ऋग्वेद की रचना जो है वही है जो मैंने बताया आपको, 1500 से 1000 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच जो है ये ऋग्वेद जो है लिखा गया। और ये जो है रचना क्षेत्र कहाँ है, सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सप्त सिंधु। ठीक है, सिंधु और उसकी सात 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 सहायक नदियां। ठीक है, यहां से आप जो है आइडिया लगा सकते हैं सप्त सिंधु प्रदेश कैसे है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ये एरिया, ये है सप्त सिंधु प्रदेश। यहाँ बिल्कुल जो है यहाँ पे आप देखो ये है सप्त सिंधु प्रदेश, सिंधु और उसकी साइड नदियाँ। ठीक है, इस साइड जो है, जो ये वाला एरिया है ना, अभी ये वाला एरिया, यहाँ पे ऋग्वेदिक पीरियड शुरू होता है। ठीक है, लेटर वैदिक जो है यहाँ पे शुरू होगा, गंगा यमुना के इस पे। ठीक है, तो कंसेप्चुअली आपने जानना है कि जो लेटर वैदिक पीरियड जो है यहाँ लिखना शुरू होगा, परंतु जो ऋग्वेदिक पीरियड है वो इस सप्त सिंधु प्रदेश में जो है शुरू होता है पहले। ठीक है, ठीक है, सब आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब जो ऋग्वेद और अन्य वेद की जो रचना की गई है, ठीक है, ठीक है, अब वेद जो है किस परंपरा पर आधारित है, ये मैंने आपको बताया कि श्रुति परंपरा पे है, स्मृति परंपरा पे। तो ये श्रुति पे है क्योंकि वेद को ट्रांसफर जो है सुन सुन के आगे ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, और ये जो इसका संकलन या इसको जो कलेक्ट किया है उसका नाम है महर्षि वेद व्यास। ठीक है, वेदों को जो संकलन किया है किसने किया है,
महर्षि कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, इसका नाम जो है वेद व्यास भी रखा गया है। इसने वेदों की जो है रचना की है। ठीक है, और वेदों को क्या बोला गया है? अपरुषीय। परुषीय का मतलब इसकी रचना जो है पुरुष ने नहीं की है। ठीक है, अब इसमें मेनली क्या है कि चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ये आपने जो है ढंग से थोड़ा सा पढ़ लेना है। ऋग्वेद में कितने मंडल है टोटल? ऋग्वेद में जो मंडल कितने हैं? ऋग्वेद मंडल है 10 मंडल। ठीक है, और इसमें जो है कितने श्लोक है? 1028। ठीक है, 1028 इसमें श्लोक है। ठीक है, और इस 10 मंडल के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर इसमें जो है ऋग्वेद की भाषा कैसी थी? भाषा कैसी थी इनकी? संस्कृत भाषा थी। ठीक है, और इनकी जो लिपि है ये ब्राह्मी है। ठीक है, लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, काफी लेट इनको पढ़ा गया है। वैसे इसको इसको जो देखो, अब ऋग्वेदिक पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड है, इसको प्रोटो में रखा गया था। तो इसमें देखो काफी लेट जो है इसमें बाद में पता चला है, जैसे ट्रांसफर आगे से आगे हुई ये चीजें, तो तब जाके इसमें अध्ययन हुआ है कि वेदों का जो है जिस प्रकार से अध्ययन होता है। और अंग्रेज तो इसको आके ही समझ नहीं पाए, उन्होंने तो ट्रांसलेशन किया, पूरे जो लिटरेचर है उनका ट्रांसलेशन किया। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में जो है मतलब ऋग्वेद में है क्या चीज? तो इसमें जो है सूक्तों का संग्रह है, सूक्तों का। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सूक्तों का संग्रह है ऋग्वेद। और इसमें क्या है? और इसमें जो है वैदिक देवताओं की स्तुति गाई जाती है, वैदिक देवताओं। ठीक है, जितने भी वैदिक देवता है उनकी स्तुति का उसमें वर्णन जो है कहां से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, वैदिक देवताओं की स्तुति का वर्णन। ठीक है, टोटल मंडल कितने इसके? 10 मंडल है इसमें। ठीक है, और इसका जो ऋषि है वो है होत्र ऋषि। ये जो है इस स्तुति जो ऋग्वेदिक की जो स्तुति है उसका व्याख्यान करता है। ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि इस वेद को पढ़ने वाला जो व्यक्ति है होत्र ऋषि। ठीक है, होत्र ऋषि। अब इसमें जो है ऋग्वेद का जो समकालीन वेद आता है ईरान में, ईरान में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरान में जो समकालीन वेद आता है उसका नाम है, समकालीन वेद आता है जैन अवेस्ता। ठीक है, जैन अवेस्ता जो है इसका समकालीन क्या आता है? इसका समकालीन जो है ग्रंथ आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें अब आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा समझो, क्योंकि 10 मंडल हम हमारे को पता होनी चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक है, अब आपने जो है यहाँ से जो है इस तरह से आप ऋग्वेद के 10 मंडल लिखो, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो किस इससे संबंधित है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप ये नोट करेंगे कि 2 से 7 मंडल, यानी कि यहां से यहां तक 2 से 7 मंडल, इसको क्या बोला गया है? वंश मंडल। वंश मंडल क्यों बोला गया है? कि जो ऋषि के कोई भी ऋषि है उनके वंशज द्वारा ये मंडल जो है लिखे गए हैं। ठीक है, मंडल का मतलब एक तरह से जैसे 10 चैप्टर होते हैं ना, मंडल का मतलब वो है। ठीक है, अब 2 से 7 मंडल को क्या बोलते हैं? वंश मंडल बोलते हैं, और सबसे प्राचीन है। इसमें आप नोट करेंगे कि सबसे प्राचीन है ये। सबसे प्राचीन मंडल कौन से है? 207। 2 से 7 जो है ये मंडल सबसे प्राचीन है। और सबसे जो लास्ट में लिखा गया है वो पहला और 10वां लिखा गया है। सबसे लास्ट में जो है, सबसे लास्ट में कौन कौन सा लिखा गया है? पहला और 10वां। ठीक है, पहला और 10वां, यानी कि पहला और 10वां इसका चैप्टर सबसे लास्ट में लिखा गया है। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए आपको। फिर इसमें जो है मेनली आपको जो है पता होना चाहिए कि जो है इसमें जो है किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला जो मंडल है किससे संबंधित है? तो ये है मधुचंदा। ठीक है, मधुचंदा ऋषि से, मधुचंदा ऋषि से ये संबंधित है। ठीक है, और भी इसमें है मेघातिथि जैसे है। ठीक है, अगस्त्य है। फिर दूसरा है, ठीक है, गृहस्थसमद। किससे संबंधित है दूसरा? गृहस्थसमद से। विश्व के पहले इंजीनियर थे ये, विश्व के पहले इंजीनियर थे। ठीक है, और थर्ड जो है किससे संबंधित था? विश्वामित्र से। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि थर्ड मंडल किससे संबंधित है? विश्वामित्र से। ठीक है, अब विश्वामित्र ने किसकी रचना की? गायत्री मंत्र की, गायत्री मंत्र। और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है गायत्री मंत्र ऋग्वेद की किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र।
ठीक है, जब ऋषि यहाँ थर्ड मंडल में तो गायत्री मंत्र की रचना भी तीसरे इसमें जो की गई है। ठीक है, और चौथे मंडल का जो रचयिता है वो है वामदेव। वामदेव इसमें जो है किसका वर्णन है, इसमें जो है कृषि का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, एक एक चीज आप नोट करिए, इसमें कृषि का भी वर्णन मिलता है। पांचवा मंडल किससे संबंधित है, अत्रि से, ऋषि अत्रि से। छठा मंडल किससे संबंधित है, भारद्वाज से। ठीक है, छठा मंडल किससे संबंधित है, भारद्वाज से। और सातवां मंडल किससे संबंधित है, वशिष्ठ से। ठीक है, सातवां मंडल किससे संबंधित है, वशिष्ठ। वशिष्ठ से। आठवां मंडल जो है अंगिरस से संबंधित है। आठवां मंडल अंगिरस से संबंधित है। नौवां जो मंडल है सोम। ठीक है, सोम जो है ये सोम जो है, जो सोमपान होता है। ठीक है, सोम पान का जो वर्णन यहाँ मिलता है, और कश्यप से वर्णन। ठीक है, कश्यप का यहाँ पे, कश्यप ऋषि से जो है इसका जो है वर्णन मिलता है। कश्यप भी है, और दूसरा जो है पवमान अंगिरा। ठीक है, पवमान अंगिरा। ठीक है, और देखो मेनली जो है वर्णन जो है ये देखो वंश मंडल तो मेनली यहाँ पे आ गए 2 से 7। ठीक है, ये तो ऐसे ही आपने याद रखने हैं, इसमें अन्य चीजें याद रखने क्योंकि आपने ऋषि के नाम रखने हैं 2 से 7, क्योंकि वंश मंडल है, इनके ऋषि के वंशज ने इन मंडल की रचना की है मेनली। ठीक है, ठीक है, और 10 मंडल आपसे इतना याद रखो कि 10वां मंडल है। ठीक है, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, तो 2 से 7 मंडल वंश मंडल है। ठीक है, और अब देखो आपको कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे 8वें मंडल को कौन सा मंडल कहा जाता है, प्रगाथा मंडल कहा जाता है। ठीक है, और 7वें मंडल में किसका वर्णन है, दशराग युद्ध। ठीक है, दशराग, ये भी हम पढ़ेंगे, दशराग, दशराग युद्ध। ठीक है, छोटी छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरे मंडल में किसका वर्णन मिलता है, दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति। ठीक है, इंद्र की स्तुति का जो है वर्णन जो है दूसरे मंडल में है। ठीक है, तीसरे मंडल में विष्णु और अग्नि की स्तुति। ठीक है, विष्णु और अग्नि की स्तुति इसमें जो है। ठीक है, और 7वें मंडल में पुष्ण। ठीक है, पुष्ण ये देवता होता था, पशुओं का देवता होता था वैदिक पीरियड में, परंतु लेटर वैदिक पीरियड में जो पुष्ण देवता है ये शूद्रों का देवता हो गया। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। और जैसे 10वें मंडल में है, 10वें मंडल में जैसे सूक्तों का वर्णन मिलता है, जैसे ये चीजें आपको जो है पढ़नी पड़ेगी। जैसे इसमें है जैसे यम यमी का संवाद। ठीक है, यम यमी संवाद, ये चीजें आपने पढ़ लेनी। तो ये वर्णन कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, शर्मा पाणी संवाद। ठीक है, शर्मा पाणी। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो है बाकी इसमें जो है 10वें मंडल से संबंधित हमने जो है बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, जिसमें चार वर्ण का वर्णन जो है यहीं से मिलता है। जो है पहला जो है, पहला कौन सा है, पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और ऋग्वेद में आपने याद रखना है कि जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने ना, ये जन्म के आधार पर नहीं होते थे, कर्म के आधार पर होते थे। यानी कि जिसका ज्यादा कर्म होगा तो वो देखो वो व्यक्ति शूद्र भी बन सकता था, और वो जो है वैश्य भी बन सकता था, वो ब्राह्मण भी बन सकता था, वो क्षत्रिय भी बन सकता था। ठीक है, ऋग्वेद में ये सिस्टम था। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट करो। अब इसमें देखो 2-3 अभिलेख का वर्णन है, जिसमें ऋग्वेदिक काल की जो है कुछ चीजें मिलती है। ठीक है, अभिलेख भी आपने नोट करने हैं, कौन से अभिलेख है। ठीक है, अभिलेख में जो है ऋग्वेद काल का वर्णन मिलता है, जैसे 1400 ईसा पूर्व में मिला है। 1400 ईसा पूर्व में इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बोगज, बोगज गोई, बोगज गोई का अभिलेख मिला है, इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, बोगस गोई। ठीक है, ये तुर्की में पड़ता है, तुर्की अफगानिस्तान में, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें 4 जो है ऋग्वेदिक काल के देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, कौन कौन से, इंद्र, मित्र, वरुण, ठीक है, और नासत्य। नासत्य, इसको अश्विन देवता भी कहा जाता है, अश्विन।
ठीक है। ये सारी चीज देखो, मैंने यही बोला है कि प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें इनका वर्णन मिलता है। फिर जो है एक अभिलेख है किकुली, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। किकुली अभिलेख, किकुली अभिलेख, ठीक है। इसमें भी जो है वैदिक नामों का उल्लेख मिलता है। फिर और है कसाइट, कसाइट अभिलेख, इसमें भी जो है वैदिक नामों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसमें भी वैदिक नाम का उल्लेख मिलता है। अब इसमें मेनली क्या है, अब आप समझ गए हैं कि आर्य इंडिया में आए और इंडिया में इन्होंने जो है वैदिक सभ्यता की शुरुआत की, ठीक है। और जब इन्होंने वैदिक सभ्यता की शुरुआत की तो कैसे कि इन्होंने जो है ऋग्वेद को पहले लिखा, लिखा भी नहीं बोल सकते हैं कि इन्होंने ऋग्वेदिक पीरियड में आके इन्होंने जो जैसे पहले तो ईश्वर से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद ट्रांसफर किया आगे से आगे, ठीक है। अब इसमें जो है मेनली कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, फिर हम इसके जो है मेनली इसकी सोसाइटी जानेंगे, कल्चर जानेंगे, पॉलिटी जानेंगे, ठीक है। इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, महत्वपूर्ण नदी है सिंधु, ठीक है। हिरण्या भी इसको कहा जाता है, ये मैंने फोटो भी आपको दिया है। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नदी, ठीक है, इंपॉर्टेंट इसको कहा जाता है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है, ये आपने ध्यान रखना है, अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, ठीक है। ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, ठीक है। सरस्वती के अलग अलग नाम है, जैसे देवी तमा है, नदी तमा है, ठीक है। ये सारी चीजें आप जो है अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और एक वर्णन मिलता है देखो सरस्वती का, कि सरस्वती जो है ये लुप्त हो गई है। और देखो सरस्वती के स्थान पे वर्तमान में जो है उसका नाम है घग्गर, ठीक है, घग्गर रिवर। तो नाम पूछा जा सकता है कि घग्गर का पुराना नाम क्या है, तो सरस्वती रिवर है, ठीक है, सरस्वती रिवर है। अब ऋग्वेद का 10वां मंडल आता है, ये मैंने पहले बताया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सिंधु नदी के जो पूर्व और पश्चिम में नदी बहती है ना, सिंधु नदी के या पूर्व में बहती है या पश्चिम में नदी बहती है, तो ये इन चीजों का जो है कौन कौन सी नदियां बहती है, इस चीज का वर्णन किसमें मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपने। और क्या है इंपॉर्टेंट कि ऋग्वेद में जो है गंगा और यमुना का कितने बार उल्लेख मिला है, गंगा यमुना का। ऋग्वेद में सिर्फ जो इसका मेंशन जो है इसको मेंशन किया गया एक एक बार दोनों को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में जो है गंगा और यमुना का एक एक बार ही उल्लेख हुआ है, ठीक है। अब ऋग्वेद काल के प्रमुख नदियों के उसके प्राचीन नाम भी आपने पढ़ लेने हैं, जैसे मैंने आपको फोटो दी है। जैसे सतलुज का शतुर्दी था उसका प्राचीन नाम, रावी का पुरुषणी, चिनाब का अस्कनी, झेलम का बित्सता। एंट्रांस वाले के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये नेट पे पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम में, ठीक है, यानी कि 18-17 में ये पूछे गए थे। ब्यास का बिपाशा, गोमल का गोमती, काबुल का कुबरा, ठीक है, कुर्रम का जो है कुर्मु, सिंधु का जो है हिरण्य, गंडक का सदानीरा, सरस्वती का नदी तमा या गग्गर भी कहा जाता है, ठीक है, स्वात का सुवस्तु, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टर्म जो है यहाँ से टर्म से क्वेश्चन भी बनते हैं, एंशिएंट में बहुत टर्म से क्वेश्चन बनते हैं। एक का मतलब एक है धनव, धनव जो है वर्ड है किसके लिए यूज हुआ है, ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए, मरुस्थल, ठीक है। और भी मैंने बहुत सारी चीजें टर्म आपको जैसे दी है, ठीक है। कौन कौन सी टर्म दी है मैंने आपको पहले भी दिया है, आप फोटो देख लेना उसमें से। मैंने जैसे बाप्त लिखा है, बाप्त किसको बोलते हैं, नाई को, ठीक है। और निप्त, निप्त किसको बोलते हैं, निप्त, निप्त जो है परिवार को बोलते हैं। फिर जो है जैसे इसमें ज्योचिनी है, ज्योचिनी जो है अंगूठी को बोलते हैं, ठीक है। आपने फोटो देख लेनी, वहां दिया है मैंने। फिर जो है कुरीर का मतलब क्या है, सिर का आभूषण, ठीक है। और लागन या सिर का मतलब है हल, ठीक है। और कुंड या सीता का मतलब है हल की जो रेखा होती है, ठीक है। अवट का मतलब है जो कुआं होता है उसको अवट कहा गया है। पर्जन्य का मतलब है बादल, ठीक है। स्थिवी का मतलब है अन्नगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जो है जैसे इसमें गोमत, गोमत किसके लिए यूज हुआ है, धनाढ़ी वर्ग के लिए, ठीक है। और गोधूली जो है समय का मापक है। गव्यतु किसको कहा गया है, दूरी मापने का एक जो है यूज हुआ है, ठीक है, दूरी मापने के लिए। फिर जो है इसमें जैसे गोधूम किसको यूज किया गया है, गोधूम वर्ड गेहूं के लिए, ठीक है। जुते हुए खेत जो है कहां से मिले हैं, जो है जुते हुए खेत, सॉरी, जुते हुए खेत को क्या बोला गया है, उर्वरा क्षेत्र, ठीक है।
इस प्रकार से बहुत सी टर्मिनोलॉजी जो आपको पढ़नी पड़ेगी, जैसे तक्षण बड़े को बोलते थे, तंतुवाय किसको बोलते थे, जुलाहा को बोलते थे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। जनरल मैंने आपको इसको आपको जो है फ़ोटो भी दिया है, ठीक है? वहाँ से आप पढ़ लेना, जिसको समझ नहीं आएगा वो पूछ लेना। फिर इसकी जो है अब इसके बारे में जो है थोड़ा-सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। इससे जो है प्रश्न और इससे प्रश्न बनेंगे, कैसे प्रश्न बनेंगे? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से बनेंगे, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स से इसके प्रश्न बनेंगे, ठीक है? इसमें जैसे और भी टर्मिनोलॉजी है, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया है, ठीक है? टर्मिनोलॉजी ये है, जैसे राजा को गोप्ता बोलते हैं, धनी व्यक्ति को गोमत बोलते हैं, दूरी को गवेतु, इस तरह से सारी चीज़ें। हलवा को किवास बोलते हैं, खिल्ले को चरागाह, ठीक है? लांगल का मतलब हल के लिए यूज हुआ, सीता का जो है सीता का मतलब हल से बनी नालियाँ। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें मैं पहले ही आपको पहले ही बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? यहाँ से एंट्रांस से तो 100% क्वेश्चन है, परंतु यहाँ से चांसेस इसके लिए होता है, ठीक है? फिर जो है ये मैंने आपको जो है इसमें दिए हैं, और मतलब इसको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है? जब मैंने पहले ही आपको बताया कि ऋग्वेद जो है ऋग्वेद एक ही वेद लिखा गया ऋग्वेद, ठीक है? इसके ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके उपनिषद है, आरण्यक है, जो है अद्यता है, अद्यता होत्र है, ये मैंने पहले बताया आपको उपवेद है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये लेटर वैदिक पीरियड में आती है, ठीक है? यानी कि जब ऋग्वेद है, ऋग्वेद की लैंग्वेज टफ थी, ठीक है? उस लैंग्वेज को समझने के लिए कुछ न कुछ जैसे डिक्शनरी का सहायता लेनी पड़ती है ना, उसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी और ऐतरेय। ये चीज़ें आपने नोट करनी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी और ऐतरेय, ठीक है? और ये तीनों जो है किसमें आएंगे, लेटर वैदिक में, तो इसको अभी भी पढ़ लो, ठीक है? लेटर वैदिक में आएंगे, इसको आपने थोड़ा-सा ध्यान रखना है। फिर यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तैत्तरीय और शतपथ, ठीक है? और सामवेद में जो है पंचविश और षड्विश इसके ब्राह्मण ग्रंथ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है? और जो है छांदोग्य जो है और जैमिनी जो है इसके सामवेद के है। फिर अथर्ववेद का है गोपथ गोपथ ब्राह्मण है, ठीक है? फिर अरण्यक भी पूछे जा सकते हैं, किसका कौन सा अरण्यक है, और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, अद्यता, ठीक है? जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको क्या बोलते हैं, होत्र, ठीक है? और यजुर्वेद को पढ़ने वाला व्यक्ति है अथर्वयु कहा जाता है, ठीक है? सामवेद को उद्गाता, ठीक है? और अथर्ववेद को कौन पढ़ते हैं, ब्रह्म जो है ऋषि पढ़ते हैं, ठीक है? इसके उपवेद आगे आगे, जैसे ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद, ठीक है? उपवेद का मतलब है कि अगर इसकी लैंग्वेज टफ हो रही है, उसकी सरल व्याख्या के लिए इन चीजों की रचना की गई, परंतु कब की गई, लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है? और इसकी रचना जो है आयुर्वेद की, जैसे इसमें प्रजापति दिया है, तो जो है कई जगह धन्वंतरी भी लिखा गया है, ठीक है? धन्वंतरी, धन्वंतरी, तो इसके बारे में आप धन्वंतरी ही नोट करेंगे। फिर धनुर्वेद, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि धनुर्वेद किसका उपवेद है, ये है यजुर्वेद का। किसने धनुर्वेद की रचना किसने की, विश्वामित्र ने, ठीक है? फिर जो है सामवेद का उपवेद कौन सा है, गंधर्ववेद, ठीक है? इसकी रचना किसने की, नारद ने। फिर अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, शिल्पवेद, किसने इसकी रचना की, विश्वकर्मा ने। ये चीज आपको बतानी चाहिए, और ये चीज आपको बताना चाहिए कि लास्ट के 3 वेद जो है किसमें लिखे गए, लेटर वैदिक पीरियड में। लास्ट के 3 वेद लिखे गए लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है? यहाँ से मैं टिक कर रहा हूँ आपको कौन कौन से लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए, लास्ट के 3 वेद लेटर वैदिक पीरियड में, और ये सारे लेटर वैदिक पीरियड में। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है ये भी लेटर वैदिक में, उपनिषद, आरण्यक, और जो है इसमें जो है उपवेद है, ठीक है? ये लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें आपको मैं क्लियर करवाते जा रहा हूँ, ठीक है? आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसकी जो है पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करते हैं कि ऋग्वेद काल के लोगों की राजनीतिक स्थिति कैसे होती थी, ठीक है? यहाँ से आएंगे आपके स्टेटमेंट में, यहाँ इससे टॉपिक से यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले मैंने करवाया वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसमें पॉलिटिकल कंडीशन की बात करते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे होती थी, पॉलिटिकल कंडीशन जो है ऋग्वेदिक काल की, ठीक है? सबसे पहले आप लिखिएगा कि जो ये कबीलों में रहते थे, कबीलों में रहते थे ऋग्वेद काल के लोग। यहाँ पे जो है परमानेंट किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता था, ठीक है? परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता था। ये जो है एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। और ऋग्वेद काल में जो है 5 जन होते थे, जिसको पंचजन्य कहा जाता था। पहले ऋग्वेद काल को थोड़ा सा समझना है आपने कि ये कबीलों में होता था। कबीले ऐसे होते थे जैसे इस तरह से अलग अलग बटे हैं,
ठीक है। यहाँ देखो कोई भी राजा नहीं होगा सेंटर में जो इनको कंट्रोल करेगा, यानी कि अलग अलग है, इनका इंडिपेंडेंट है सारे, ठीक है, कबीले इसको कहा जाता है। अब इसमें ऋग्वेद काल का जो आप बोल सकते हैं राजनीतिक दृष्टि से, पॉलिटिकल इससे जो है ऋग्वेद काल जो है इकाई में यूनिट जो बटी थी, ये आपने नोट करनी है, कैसे कैसे बटी थी आप इसको नोट करेंगे। सबसे छोटा है कुल, फिर है ग्राम, उससे बड़ा है विश्व, फिर है जन, ठीक है। और जो लास्ट में लिखूंगा मैं राष्ट्र, राष्ट्र जो है एक बात ध्यान रखना, ये किस में आया है, लेटर वैदिक पीरियड में आया है, लेटर वैदिक में आया है राष्ट्र। परंतु सीक्वेंस तो ये आएगा, सीक्वेंस लगाने के लिए आ सकता है कुल, फिर कुल से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विश्व, विश्व से बड़ा जन, जन से बड़ा राष्ट्र। परंतु राष्ट्र कहां से आया, ये लेटर वैदिक पीरियड में आता है, ठीक है। फिर कुल या कुटुंब का मुख्य कौन होता था, कुलप। ये इंपॉर्टेंट सारी चीज आपको बता रहा हूं आपको, ठीक है। और गांव का कौन होता था, ग्रामीणी, ग्रामीण होता था। फिर विष का क्या होता था, विष का होता था विषपति। जन का होता था, ठीक है, जन का होता था जो है जनपति, जनपति, या इसको राजा भी कहा जाता था, ठीक है, राजा, ठीक है। इसको जो है गोप्ता जनस्य भी कहा जाता था, गोप्ता जनस्य, गोप्ता जनस्य, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। और पुरात भेता भी इसको कहा जाता था, पुरात भेता। पुरात भेता का मतलब क्या है, दुर्गों पर विजय पाने वाला, ठीक है, दुर्गों पर विजय पाने वाला, डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है, दुर्गों पर विजय पाने वाला उसको क्या बोलते हैं, पुरात भेता। और गोप्ता जनस्य का मतलब क्या है, प्रजा का रक्षक। और जो ये बाद में आया ना, जो राष्ट्र जो आया, ये राष्ट्रपति या राजन के लिए यूज होता था बाद में, ठीक है, राष्ट्रपति या राजन के लिए जो लेटर वैदिक पीरियड में आया, ठीक है। तो अब देखो इसमें हमने पढ़ना है जन, जहां से आप शुरू करते हैं, देखो जन। अभी तो जन, अभी देखो अभी हम जो है राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, अभी तक कोई भी हमने परमानेंट रूप से अभी जो है शुरुआत नहीं की कि कोई राज अभी बना है। अभी जन है, फिर जन से जो है महाजन बनते हैं, फिर महाजनपद बनते हैं, ठीक है। जन से जनपद बनेंगे, फिर जनपद से महाजनपद बनेंगे, फिर महाजनपद आप जो है जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं आप, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन किसको बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। और सेकंड ऑर्गेनाइजेशन किसको बोला जाता है, जब 16 महाजनपद आते हैं। तो अभी तो ये जन बन रहा है, ठीक है। फिर जन से महाजन बनेगा जब ये दोनों मिलेंगे, तीनों मिलेंगे, इस तरह से मिलेंगे, फिर एक राज्य का निर्माण होगा, तो ये महाजन बनेगा धीरे धीरे। परंतु अभी इस इसमें क्या है कि जो है कबीलों में बढ़ता था, ठीक है, इनका समाज ऋग्वेद काल के लोगों का कबीलों में बढ़ता था। और यहाँ पे जो है 5 जन होते थे, 5 जन। अब आप समझ गए जन का मतलब क्या, जन एक यूनिट है, ठीक है, 5 जन होते थे। और उनको क्या कहा जाता था, पंचजन्य कहा जाता था, पंचजन्य। और यहां से देख लो आप, यहां से, ठीक है। इनका जो ऋग्वेदिक काल जो है ये किस में बढ़ता था, 5 जन में बढ़ता था, 5 जन, ठीक है। 5 जन कौन कौन से, सबसे पहले आप नोट करेंगे द्रुहु, द्रुहु, अनु, पुरु, यदु और तुर्वसु, ठीक है, तुर्वसु, ठीक है। ये थे पंचजन्य, क्या नाम दिया गया इनको, पंचजन्य। इसमें देखो ये कबीलों में अलग अलग कबीले, इनका कोई राजा नहीं है, वहीं का कबीले का कोई मुखिया बना दिया जाएगा, ठीक है। ये है, ये था इसका सिस्टम, ठीक है। 5 जन है, फिर इसमें आपको सब सिंधु प्रदेश आपको दिख रहा है, और ये जन दिख रहे हैं आपको। और देखो नदियों के नाम आपको संस्कृत में दिख रहे हैं, ठीक है। जो है बिपाशा है, पुरुषणी है, अस्कनी है, ठीक है। ये चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ मैं जो है दशराग युद्ध भी पढ़ाऊंगा आपको, ये 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, दशराग युद्ध, ठीक है। ये किस नदी के किनारे हुआ था, पुरुषणी, ठीक है। और पुरुषणी का मतलब क्या हुआ, पुरुषणी का मतलब है रावी, ठीक है, इस नदी के किनारे हुआ था, ये भी मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर आपको, ठीक है। और ये किसको लेके हुआ था, ये भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मतलब यहाँ तक समझ आ गया होगा सभी को। फिर अब जो है ये 5 जन होते थे, ठीक है, 5 जन होते थे, और इसको पंचजन्य कहा जाता था, ठीक है। इसमें और जो है आप नोट करेंगे इसकी नोटिफिकेशन में, सॉरी इसके करेक्टरिस्टिक्स में आप जो है साथ में नोट करेंगे कि जो है राजा जो है यह भूमि का स्वामी नहीं होता था, ठीक है। राजा, राजा क्या है अभी तक,
राजा अभी तक जो है परमानेंट नहीं है, ठीक है। राजा परमानेंट नहीं है तो भूमि का स्वामी भी नहीं होता था, भूमि का स्वामी भी नहीं होता था, ठीक है। वो केवल युद्ध युद्ध के समय जो है कबीले का नेतृत्व करता था, केवल युद्ध के समय, युद्ध के समय कबीलों का क्या करता था, नेतृत्व करता था। युद्ध के समय केवल कबीलों का नेतृत्व करता था, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं कि यहाँ के राजा कैसे होते थे, और जब आर्य आए थे तो देखो पहले भी यहाँ लोग रहते थे, और आर्य जब इंडिया में आए तो यहाँ पे भी जो है युद्ध होना शुरू हो गया। जैसे यहाँ पे, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे पहले भी है, ठीक है। और जो है इसमें जो है धीरे धीरे फिर बाहर से भी आए, तो वहाँ पे जो है ये बोल सकते हैं कि जो है धीरे धीरे जो है इनमें युद्ध होना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब इसमें जो है 10 राजाओं का युद्ध होता है, ठीक है। किस किस के साथ होता है ये आप नोट करेंगे। दशराग युद्ध पहले आप नोट करेंगे कि दशराग युद्ध, पहले इसमें आप जो है लिखेंगे कि दशराग जो युद्ध है ना, दशराग युद्ध का वर्णन, दशराग जो युद्ध का वर्णन है कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो है दो पक्ष कौन कौन से थे, सुदास, और इसके साथ दूसरा जो ऋषि था वशिष्ठ, ठीक है। वशिष्ठ वर्सेस किसके बीच हुआ था ये, विश्वामित्र और 10 राजा। 10 राजा में आप नोट करेंगे कि 5 इसमें आर्य थे, जो मैंने आपको पंचजन दिखाए आपको, और 5 इसमें अनार्य, यानी कि जो आर्य नहीं थे, यहाँ के मूल थे, ठीक है, यहाँ के मूल थे। तो इन दोनों ने मिलके जो है, इन दोनों ने मिलके क्या हुआ, इन दोनों ने मिलके जो है आक्रमण हुआ किसके किसके ऊपर, सुदास के ऊपर पहले, ठीक है। देखो ये क्यों हो रहा है युद्ध, क्योंकि सुदास ने जो है विश्वामित्र को हटा दिया, ठीक है। विश्वामित्र को जो है अब पुरोहित पद से हटा दिया, और उसके बाद उन्होंने वशिष्ठ को नियुक्त किया, ठीक है। और इसमें जो है कुछ चीजें भी बोली जा सकती है कि इसमें जो है दो में से एक, या वशिष्ठ ने या विश्वामित्र ने किसी की गाय चुराई थी, तो इसके कारण भी युद्ध हुआ, और ये जो है विजयी हो गया, सुदास वाला गुट जो है विजयी हुआ। किस नदी के किनारे हुआ था है दशराग युद्ध, पुरुषणी, ठीक है, या रावी नदी के किनारे, इंपॉर्टेंट चीजें है, रावी नदी के किनारे ये जो है युद्ध हुआ था। और इसको जो लीड कर रहा था ना, वो कर रहा था एक जो जन है, कौन सा जन है, उसका नाम है पुरु, ठीक है। मैंने आपको नोट करवाया है 5 जो जन में है, वहां पे मैंने जो है पूर्व भी नोट करवाया है 5 आर्य में, तो ये इसको लीड कर रहा था, ठीक है, 10 राजाओं की इसको पूर्व, ठीक है। और पूर्व का राजा कौन सा था, जैसे इसमें जो है वहां राजा था पुरुकुत्स, ये जो है मारा गया, ठीक है। और जो है ये सुदास और वशिष्ठ वाला ग्रुप जो है ये जीत गया, ठीक है। तो ये जो है दशराग युद्ध था, और इसका वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, डिटेल से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो है ऋग्वेद में जो है 3 पदाधिकारी का वर्णन मिलता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे राजा के साथ। फिर उनका वर्णन है, एक तो है सेनापति, दूसरा नाम मिलता है पुरोहित का, और तीसरा नाम मिलता है ग्रामीणी का, ठीक है। ये होते थे तीनों शासकीय पदाधिकारी, यानी कि शासक के साथ पदाधिकारी, शासकीय पदाधिकारी, ऑफिसर होते थे ये, ठीक है, ऑफिसर होते थे जो राजा की सहायता करते थे। जैसे सेनापति जो है युद्ध के समय उसके साथ जाता था, पुरोहित क्या करता था, पुरोहित जो है मतलब उसकी मंगल कामनाएं करता था राजा की, ठीक है। और जो है पुरोहित का पद क्या होता था, इसमें आप नोट करेंगे कि वंशानुगत होता था इसका पद, ठीक है। इसका पद कैसे होता था, वंशानुगत, ये जो है। और बाकी ग्रामीणी जो है, जो गांव का जो प्रशासन है उसको संभालता था, और ये जो है कुछ सूचना जो है राजा को देता था, ठीक है। और भी है इसमें, जैसे सूत है, रथकार है,
ऐसे जो है अधिकारी है जो राजा के साथ होते थे, ठीक है। और कुछ जो है, कुछ इसमें जो है अन्य पदाधिकारी है, उनके वर्णन जो है मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पूरब। पूरब, पूरब का मतलब क्या है? दुर्गपति, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पूरब का मतलब क्या था? दुर्गपति, ठीक है। यानी कि जो वहां पे फोर्ट बनते थे, ठीक है। स्पष्ट, स्पष्ट जो है किसके लिए यूज हुआ है? वहां के गुप्तचर के लिए, गुप्तचर के लिए यूज हुआ है। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट बाजपति, बाजपति, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं नोट करवा रहा हूं। ये होता था चरागाह भूमि का अधिकारी, ठीक है। चरागाह, चरागे ग्रासलैंड या बोल सकते हैं ग्रासलैंड, इसका ऑफिसर होता था, ठीक है, राजपति। फिर जो है नेक्स्ट आप नोट करेंगे, पुलिस जो होता था ना, पुलिस पुलिस अधिकारी, उसको क्या बोलते थे? उग्र और जीवग्रम, और जीवग्रफ, ठीक, ग्रफ इस टाइप का नाम है। तो ये पुलिस कर्मचारी होता था, ठीक है। टर्मिनोलॉजी पूछी जाएगी। प्रश्न विनाक, नेक्स्ट लिखो प्रश्न, प्रश्न विनाक आप नोट करेंगे, न्यायाधीश के लिए यूज होता था। न्यायाधीश के लिए प्रश्न विनाक यूज होता था, ठीक है। ये चीजें नोट करेंगे। अब इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है आगे। तीन चीजें क्या है? एक थी सभा, दूसरी थी समिति, और तीसरी थी विदत। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लिखा रहा हूं आपको, सभा, समिति और विदत। जनरल चीजें आप नोट करेंगे कि सभा क्या होती थी? असेंबली ऑफ एलिट एंड रिच पीपल, ठीक है। एलिट एंड रिच पीपल आते थे इसमें। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो श्रेष्ठ और सम्भ्रांत लोगों की सभा होती थी उसको जो है सभा कहा जाता था, ठीक है। और समिति किसको कहते थे? जो जनरल असेंबली होती थी, जिसमें आम आम लोग सम्मिलित होते थे, आम जन, ठीक है, जनरल असेंबली, ठीक है। जनरल असेंबली होती थी। और समिति का प्रधान क्या कहलाता था? ईशान, ईशान कहलाता था। और कहा जाता है कि जो इस समिति है ना, समिति किसके ऊपर नियंत्रण रखती थी? राजा के ऊपर ये नियंत्रण रखती थी, ठीक है। और विदत, विदत आप नोट करेंगे तो विदत जो है आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी, सबसे प्राचीनतम, इंपॉर्टेंट है, सबसे प्राचीनतम संस्था थी आर्यों की। और असेंबली किसकी होती थी? ये असेंबली ऑफ स्कॉलर एंड ओल्ड पीपल, स्कॉलर्स एंड ओल्ड पीपल, यानी कि जो विद्वान और वरिष्ठ लोगों की सभा होती थी ना, उसको विदत कहा जाता। देखो ये कॉमन डिफरेंस है इसमें, गलतियां मत कर लेना, ठीक है। सभा होती थी जो श्रेष्ठ और जो अमीर व्यक्ति है वो सभा होती थी, समिति में जनरल असेंबली है, ठीक है। और विदत क्या होती थी? जो विद्वान और ओल्ड पीपल है, ठीक है, जो स्कॉलर है और ओल्ड पीपल है, वृद्ध, और इसकी जो है ये जो है क्या होती थी? विदत होती थी। और इसमें जो है नारियों को भी सम्मिलित किया जा सकता था, ठीक है। नारियों को भी, एक बात ध्यान रखना, नारियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता था और वृद्ध लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता था।